कि हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इसके बारे में हमें और जानकारी दें और बताएं, इस सारे को डिकोड करिए आप कि आज जो राजनीति हो रही है यमुना के पानी के नाम पर और दिल्ली पूरी बाढ़ में घिरी हुई है और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो ये क्या है मामला पूरा? हेमंत अत्री। यूसुफ जी देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक मानव जनित आपदा को एक प्राकृतिक आपदा बता करके पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर किए जा रहे हैं। हकीकत ये है कि इस पूरी जो बाढ़ की जो स्थिति है उत्तरी भारत में, खासतौर पर उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, इस सब के लिए सरकारें दोषी हैं, नौकरशाही दोषी है और हमारा भ्रष्ट तंत्र दोषी है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो। और दृष्टिहीन, पहले होते थे विजनरी लीडर, आज की तारीख में दृष्टिहीन और चीप पॉपुलिस्ट लीडर उतने ही जिम्मेदार हैं इस सारे हालात के लिए। इनका कुछ नहीं बिगड़ना, इनमें से किसी का भी, ना तो खट्टर का कुछ बिगड़ना है, ना केजरीवाल का कुछ बिगड़ना है, ना किसी और का कुछ बिगड़ना है। इसमें पिसती है वो आम आदमी, वो गरीब से गरीब आदमी, निर्धनतम आदमी, जिसके पास जरिया नहीं है, ना रिहाइश का, ना रोजगार का, ना कुछ और का। और जब आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे यूसुफ जी, तो हृदय क्रंदन करने लगता है कि किस तरीके से हमारी नदियों की छाती को चीर करके जो अवैध धंधा व्यापार चल रहा है सरकारों के संरक्षण में, वो कोई सरकार उससे अछूती नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश से शुरू कर लीजिए, उत्तराखंड से शुरू कर लीजिए, हरियाणा में कर लीजिए, दिल्ली में कर लीजिए, कहीं पर चल पड़िए आप। क्या पहाड़ों के अंदर अवैध खनन नहीं हो रहा है क्या? हर जगह हो रहा है। नदियों के अंदर हरियाणा की जो रिवर्स है, जितनी भी, हरियाणा में आपको जान के हैरानी होगी 25 से ऊपर रिवर्स है यूसुफ जी। हम तो 2 के नाम जानते थे, आज जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो 25 से ऊपर रिवरलेट्स है, छोटी छोटी। और ऐसे ही पंजाब में 50 से ऊपर रिवरलेट्स है। उन सब में क्या हो रहा है? उन सब के रिवर बेड्स को आपने डैमेज कर दिया है बहुत बुरे तरीके से, आपके संरक्षण में पलने वाले अवैध खनन माफिया ने, जो सीधा सीधा आपको फाइनेंस करता है चुनाव के अंदर। बिल्डर माफिया ने, जो वहां पर जमीनों की अलॉटमेंट करा करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करता है। ये एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अक्रॉस है ये। और अगर इस पूरे रीजन की बात करेंगे, दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा की, तो लाखों करोड़ रुपए का धंधा है। वो क्या क्या धंधा है? अवैध खनन एक है, यमुना के अंदर इसका मिट्टी का, रेती का, बालू का, जो भी वो है, पहाड़ों के अंदर जो मिनरल मिक्सचर का जो होता है, और दिल्ली के अंदर जो सारी चीजें हैं वो यथावत जारी है। तो अब सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है? बार बार एक बात कही जा रही कि यमुना दिल्ली में आ गई है, या यमुना हरियाणा में आ गई है, यमुना पंजाब के घरों में आ गई। नहीं साहब, आप गलत कह रहे हैं, ये आरोप गलत है। आप यमुना के अंदर घुसे थे जाके, आपने यमुना के साथ खिलवाड़ किया था, आपने उसके साथ बदतमीजी की थी अपने निहित आर्थिक स्वार्थों के लिए, जिसका परिणाम आज ये गरीब से गरीब तबका भुगत रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, दिल्ली के अंदर 20 लाख लोग यमुना की कैचमेंट में रहते हैं इलीगली। उसको लीगलाइज किसने किया? उसको परमिट किसने किया? और दिल्ली से चल करके हरियाणा के एंड तक आ जाइए आप, 20,000 एकड़, 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जो जमीन थी, उसके अंदर अवैध कब्जे हैं। सरकारों का सिस्टम, सरकारें किस काम के लिए होती है? भाषण देने के लिए, या पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, अरेंज करने के लिए? क्या होती है सरकार? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दिल्ली के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं, अक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ में बना हुआ है। वो कहां पर बना हुआ है? यमुना के कैचमेंट एरिया के अंदर है। आप कहते हैं यमुना आ गई? नहीं साहब। फिर आप कहते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम विलेज था, वो कहां पे है? यमुना के कैचमेंट एरिया में है। जो मिलेनियम बस अड्डा है आपका, वो कहां पर है? यमुना के कैचमेंट एरिया में। और पूरा देश दहाड़ रहा है कि बारिश ज्यादा होगी। कहां हुई है बारिश ज्यादा? बारिश ज्यादा नहीं, आपकी पोल खुल गई सारी सरकारों की और उनकी तैयारियों की और उनके विजन की, कि किस तरह के हल्के लोग, दृष्टिहीन लोग, और मैं तो कहता हूं दृष्टि बाधित लोग, वो सरकारों में बैठे हुए हैं। वो नौकरशाही बैठी हुई है, जो हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया बाढ़ की तैयारियों के लिए हर बार कागजों में पूरे करके वोचर बना के, मुझे बता दीजिए यमुना में कितनी जगह सफाई हुई, कितनी ड्रेन्स की सफाई हुई, कितने नालों की सफाई हुई, कितने शहरों में सीवरों की सफाई हुई? सीवर की सफाई, सीवर की गई, कूड़ा निकाल के वहीं डाल दिया गया, 2 दिन बाद बारिश हुई, वो वापस बह गया। ये पूरे देश की कहानी है। पहली बात, कूड़ा निकालोगे नहीं, गंदगी निकालोगे नहीं, निकालोगे तो वहीं छोड़ दोगे ताकि बह के वापस चला जाए और आपका धंधा चलता रहे।
ये स्थिति है यूसुफ जी। और इसको कोई भी समझदार आदमी, वेल रीजन्ड आदमी, जिसको एक सोच है, वो इस बात को स्वीकार करेगा कि जो ये जाहिल राजनीति है। मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कुछ, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, और कमाल देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जी हरियाणा वालों ने पानी छोड़ दिया जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आ गई। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री इतना नासमझ है क्या कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को भी डुबो देगा, आधे हरियाणा को डुबो देगा? यमुनानगर से लेकर के फरीदाबाद के पलवल तक आधा हरियाणा डूबा हुआ है। केजरीवाल किस मुंह से कह रहे हैं कि उन्होंने डुबो दिया? और मनोहर लाल खट्टर क्या कर रहे हैं? हरियाणा आधा डूबा हुआ है और वो G20 में गुड़गांव में डिनर होस्ट कर रहे हैं 5 स्टार होटल में। कहां है उनकी कैबिनेट? कहां है उनकी ब्यूरोक्रेसी? कौन है ग्राउंड पे? सवाल ये है ही नहीं। दिल्ली में तो बाढ़ आए तो केजरीवाल की नलायकी है, बीजेपी कहती है, और हरियाणा और उत्तराखंड में बाढ़ आए तो प्राकृतिक आपदा है। ये आरएसएस की ट्रेनिंग है। कल्पना कर सकते हैं आप? वही बारिश हुई सब जगह, दिल्ली में केजरीवाल जिम्मेदार है, हरियाणा में प्राकृतिक आपदा हो गई है। कौन सिखाता है इन कुपड़ों को ऐसी बातें? इनकी ट्रेनिंग ये है। इनको गवर्नेंस नहीं बताई गई कभी भी। इनको झूठ बोलना, मक्कारी करना, लोगों को गुमराह करना और लोगों की नासमझी का और भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का, जातिगत भावनाओं का लाभ उठाने की एक बेसिक ट्रेनिंग दी गई है विभाजनकारी एजेंडे के तहत। मुझे वोट मिल जाए, बाकी देश बाढ़ में जाए, उसके लिए मुझे जो अर्थतंत्र चाहिए वो जो खनन माफिया है वो दे देगा। समझ रहे हैं आप बात को? लाखों करोड़ का धंधा है ये। किसने रोका? कितने लोगों का चलान हुआ है? सवाल यूसुफ जी ये है कि इस देश के अंदर जो गवर्नेंस है, इस बाढ़ ने एक बार उसको फिर एक्सपोज किया और बहुत बेरहमी से एक्सपोज किया है। मुझे बताइए, दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब बाढ़ आ गई, उन्होंने कितने तटबंध मजबूत किए थे? या बारिश के मौसम से पहले उन्होंने यमुना पर कितना विजिट किया था? या मनोहर लाल खट्टर जैसा हवाई चीफ मिनिस्टर, वो हवा सड़क पे उतरता ही नहीं, हवाई हेलीकॉप्टर से ही चलते हैं। उनकी खुद की कंस्टिट्यूंसी का हाल देखिए आप, करनाल के अंदर, और पूरी जीटी रोड बेल्ट जो हरियाणा की सबसे उपजाऊ जमीन है, उसका हाल देखिए आप। वो पैसे जो आप 9 साल से खर्च रहे थे बाढ़ नियंत्रण के, वो कहां है? आज एक्सपोज हो गया वो। आप कहते हैं कि बाढ़ का पानी ज्यादा, जो बैराज है हथनीकुंड इज नॉट ए बांध, इट्स ए बैराज। बांध में आप कंट्रोल कर सकते हैं, बैराज के अंदर एक स्टेज के बाद पानी अपने आप आएगा। वो इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, जहां पे उसका झुकाव होगा। अब केजरीवाल साहब तो IIM पास आउट है, IRS रहे हैं, फिर ये चीजें क्यों हो रही है? ये चीजें केवल पॉलिटिकल ब्राउनिंग पॉइंट्स को स्कोर करने के लिए, घटिया और ओछी राजनीति के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। अब केजरीवाल, इसमें जो यूसुफ जी, जो मेरी चिंता है वो कुछ और है। आप बाढ़ की रोकथाम करने में बुरे तरीके से नाकाम रहे, शर्म आनी चाहिए, इसके लिए सबको माफी मांगनी चाहिए। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस बाढ़ के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। पानी का संकट हो जाएगा, वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएंगी, पेचिश फैलेगी, आपके जॉन्डिस फैलेगा, तमाम तरह की दिक्कतें होंगी। क्या ये जो बेशरम सरकारें हैं इस पूरे रीजन की, क्या ये उसकी तैयारी कर रही है कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी पे लगी रहेंगी? अभी तक तो ये नाकाम रही, लेकिन क्या इससे सबक लेके ये अगली तैयारियां कर रही हैं क्या? या वहां भी भाषणबाजी करेंगे, या वहां भी श्रेय का झगड़ा होगा? क्या होगा? कुल मिला के बात केवल इतनी है कि गवर्नेंस फेल हो गई है। उस फेलियर को एक्सेप्ट करने वाला कोई मॉरल नैतिकता वाला कोई कद्दावर नेता बचा नहीं है। दिल्ली के इशारे पर लगाए हुए चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कोई समझ नहीं है, ना समाज की समझ है, ना अर्थव्यवस्था की समझ है, ना पूरे के पूरे सिस्टम की समझ है, और वो सारा सिस्टम आत्ममुग्ध है। अपनी समझ है नहीं, दूसरे की सुनते नहीं, और जो मन में आता है वो वोट के लिए करते हैं। ये इस बाढ़ के असली दोषी हैं, और ब्यूरोक्रेसी जिस चश्मे से इनको दिखाती है, ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत बढ़िया चश्मे होते हैं अलग अलग रंगों के, जो नेता जो देखना चाहता है उसको दिखा देते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। कोई भी पॉलिटिशियन जो समझदार होगा, जो जमीन से जुड़ा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं इस बाढ़ का असर कितने दिनों तक रहेगा? आपने तो कह दिया सरकार ने कि हम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। मेरा सवाल है, ये बाढ़ आई क्यों? इसके लिए आपने कितने लोगों को दोषी जिम्मेदार माना, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की, कितनों को चेतावनी पत्र जारी किए, और ये भविष्य में ना हो इसके लिए आपने क्या SOP तैयार किए? या जो आज बाढ़ आई हुई है उसके अंदर एक आदमी हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, सरकार का मुखिया, और दूसरा आदमी नाव के अंदर अपनी कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहा है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी है क्या?
आम आदमी के पास तो पैदल निकलने का रोटी रोजी का साधन नहीं बचा, और आप वहां भी पर्यटन कर रहे हैं। समझ में आता है यूसुफ जी? ये है वो मॉडल, जी ये बिल्कुल। वो गवर्नेंस का फेल्ड मॉडल है जिसपे हम सबको शर्म आनी चाहिए। इनको तो नहीं आती। लाखों लोग यमुना के कैचमेंट एरिया में रह रहे हैं, लाखों लोग उन बिल्डर्स की अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं और सारे टैक्स देते हैं। उसमें यमुना को छिन भिन कर दिया, उन लोगों के भविष्य को छिन भिन कर दिया। आपकी वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक की सुरक्षित है। अगर ये नया भारत है तो इस देश पे रहम ही कर सकता है भगवान, तो और तो क्या ही करेगा। मेरा तो ये मानना है कि अब भी समय है, जाग जाए पॉलिटिशियन, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये बहुत भावुक लोग हैं, लेकिन इनके रोजगार पे जब बात आएगी, पेट पे जब बात आएगी, इन किसानों का क्या होगा जिनकी लाखों एकड़ जमीन डूबी हुई है? कहां से खाएंगे वो? बिल्कुल। उनकी जमीन की जो उपज थी उसकी दोगुना लागत करने आए थे यूसुफ जी आज से 9 साल पहले। जी लागत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो कीमत डबल करने आए थे, लागत डबल हो गई और कीमत ये है कि आप टमाटर नहीं खरीद सकते। तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो धराशायी हो गया है। लोगों को जागना होगा। इस धर्म और राजनीति, जो जात की राजनीति है, इसको भूल करके असली मुद्दों पे आना पड़ेगा गवर्नेंस के, और इस तरह की आपदाएं ना आए इसके लिए सरकारों को सबक सिखाना होगा, जवाबदेह बनाना होगा, तभी लोकतंत्र की खूबसूरती है। वरना तो जो हो रहा है इससे और ज्यादा खराब होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका। आपने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें बताई, और आपने जो जानकारी दी निश्चित रूप से वो मैं बताना चाहता था, और आपने उसका जिक्र कर दिया कि यमुना के किनारे जो बड़े बड़े विशालकाय भवन बने हुए हैं, अच्छा धाम मंदिर बना है, और एशियन गेम्स विलेज बने हुए हैं। इसके अलावा तमाम फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की जो बनी हुई हैं, और गवर्नमेंट ने खुद नियम तोड़े। तो राकेश यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी हेमंत जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी यूसुफ जी, एक प्लीज 1 मिनट का, जो असली बात जो थी वो मैं भूल गया। जो पहाड़ों जी के अंदर जो सो कॉल्ड हाईवेज बन रहे हैं, जो गडकरी जी की जो सरपट गाड़ियां दौड़ रही है, जिसके लिए दिन रात क्रेडिट लेते हैं, जी वहां की हालत क्या है? जी जी पहली बारिश के अंदर पुल बह गए, कल्वरेट्स बह गए, सड़कें बह गई, उसका दोषी कौन है? और ये केवल इस जी रीजन जी में नहीं है, कहीं भी देख लीजिए आप, उसकी भी कोई जवाबदेही होती होगी। तो केवल जी आपको जी एक चमकीला देश, शाइनिंग इंडिया दिखाया जा रहा है, और जो ड्राउनिंग इंडिया जो है, शाइनिंग इंडिया को प्रोजेक्ट कीजिए, ड्राउनिंग इंडिया को मीडिया से गायब कर दीजिए। ये गवर्नेंस का जी मॉडल जी है, बिल्कुल। ये लोगों को समझना जी होगा। माफ कीजिएगा मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। जी।